नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिकी अखबार के लेख पर प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना और फेसबुक से नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया है। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ा खुलासा किया है प्रियंका गांधी ने, जिसमें उन्होंने फेसबुक से नफरत फैलाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फेसबुक मामले में घिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। यूएस अखबार की रिपोर्ट के हवाले से अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से घेर लिया है। और इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये दुरुपयोग फेसबुक का किया गया है नफरत फैलाने के लिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। अमेरिकी अखबार के लेख पर प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, फेसबुक से नफरत फैलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, अमेरिकी मीडिया में फेसबुक पर हेट स्पीच को लेकर छपे एक लेख के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार भाजपा को निशाने पर ले रही है। मामला अब तेजी से गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा है कि भाजपा नफरत फैलाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करती है। प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर अपने फेसबुक पेज पर रविवार को एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए लिखा कि भाजपा के नेता गलत जानकारी और नफरत फैलाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने भाजपा और फेसबुक के अधिकारियों के बीच साठगांठ होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा नफरत फैलाने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा और आरएसएस नफरत फैलाने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती हैं। दरअसल अमेरिकी मीडिया में छपे एक लेख के सहारे कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर है। लेख में फेसबुक पर यह आरोप लगाया गया है कि वह भारत में सत्ताधारी दल भाजपा के लिए उदार है और उनके नेताओं के हेट स्पीच व कंटेंट पर कोई दंड नहीं लगाती है। वहीं फेसबुक के अधिकारी ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि वो किसी भी नियमों को वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं जो सबके लिए समान होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस अखबार की रिपोर्ट के हवाले से बोले ओवैसी, अब समय आ गया है कि बीजेपी और एफबी के रिश्ते। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला देते हुए बीजेपी और फेसबुक पर निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि फेसबुक के कर्मचारी बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अलग अलग देशों के लिए फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों, यह किस तरह का निष्पक्ष मंच है। यह रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। अब समय आ गया है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा किया जाए। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख में कहा गया है कि भारत में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हेट स्पीच और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फेसबुक कोताही बरतता है। लेख में फेसबुक के एक अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को दंडित करने से भारत में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। लेख में कहा गया है कि फेसबुक ने बीजेपी को लेकर व्यापक पैमाने पर अनुचित तरजीह दी है। अब अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर नियंत्रण या कब्जा करने का आरोप लगाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाहीन बाग के कई प्रदर्शनकारी बीजेपी में शामिल, आपने लगाए आरोप पार्टी के इशारे पर। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में आए दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़े कई प्रदर्शनकारियों ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि शहजाद अली और डॉक्टर मोहरिन शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल थे। रविवार को इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जानबूझकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए शाहीन बाग का प्रदर्शन कराया। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। सीएए के विरोध में दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे को 10 महिलाओं ने 101 दिन बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस रोड के आसपास की सड़कों को खुद बंद कर दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस जानबूझकर शाहीन बाग का प्रदर्शन कराती रही। शाहीन बाग का सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा किसको हुआ? बीजेपी ने इस बार दिल्ली का चुनाव शाहीन बाग के नाम पर लड़ा। बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत शाहीन बाग के नाम पर चुनाव लड़ा। भारद्वाज ने कहा, बीजेपी नेताओं के बयान इसी रणनीति का हिस्सा थे। बीजेपी नेता इस स्क्रिप्ट के किरदार हैं। कल शाहीन बाग के सभी बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो गए। क्या वो भाजपा के लोग थे? क्या बीजेपी के इशारे पर शाहीन बाग किया गया? उन्होंने आरोप लगाए कि शाहीन बाग का प्रदर्शन भाजपा ने ही कराया था। हिंदू मुस्लिम के बीच बीजेपी ने खाई पैदा की। शाहीन बाग का हवाला देकर दिल्ली में दंगे कराए गए, फिर सीएए वापस लिए बिना शाहीन बाग अपने आप खत्म हो गया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के भाषण पर शिवसेना का निशाना, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर भी बोलते तो। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी और कभी बीजेपी सरकार में उसकी सहयोगी रही शिवसेना अलग होने के बाद से केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर उस पर हमला करने से नहीं चूकती है। पार्टी ने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनके भाषण को लेकर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना में सोमवार को छपे संपादकीय में प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से दिए गए भाषण को निशाने पर लिया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि पीएम ने अपने भाषण में देश में रोजगार पैदा करने और कोरोना वायरस के बीच इकोनॉमी को दोबारा पटरी पर लाने जैसे मुद्दों पर भी बात की होती तो अच्छा होता। संपादकीय ने कहा कि अपने लगभग 90 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर बोला, देश की सैन्य क्षमता और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन सहित कई अन्य मुद्दों पर बात की। लेकिन अखबार ने सवाल उठाया कि सरकार जिस आत्मनिर्भर भारत योजना को जितनी हवा दे रही है, क्या वो सच में कोरोना वायरस महामारी के चलते आए आर्थिक संकट को दूर कर पाएगी? सामना ने कहा, अभी तक देश में 14 करोड़ लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। भविष्य में यह नंबर बढ़ने वाले हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलना है, लेकिन वो निकलकर क्या करेंगे? नौकरी, रोजगार, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री ने इनके बारे में भी बात की होती। अखबार ने कहा, हालांकि आर्मी और एयरफोर्स देश की सीमा की रक्षा और दुश्मनों को दूर रखने में सक्षम है, लेकिन भूख और बेरोजगारी के शैतान से कौन लड़ेगा जो देश में तबाही मचा रहा है? पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण पर भी सवाल उठाए। संपादकीय में लिखा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झंडा फहराते हुए कहा कि भारत में ग्लोबल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की क्षमता है। सर दुनिया को छोड़िए, पहले देश की इकोनॉमी बढ़ाइए। स्वतंत्रता दिवस आता है और जाता है, लाल किला भी वही है, मुसीबतें और दिक्कतें भी वही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेल जाते समय विधायक विजय मिश्रा की खुली चुनौती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वह मुरीद थे, तारीफें करते नहीं थकते थे, माला जपते थे उनके नाम की, लेकिन अब जेल जाने की नौबत क्या आई, उनके सुर ही बदल गए। ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे डाली है। कहा है कि उन्हें यूपी से हटा देंगे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में शनिवार को दिए विधायक के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। उन्होंने बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, सैयद राजा के विधायक सुशील सिंह व पूर्व एमएलसी विनीत सिंह को ठाकुर माफिया बताया है। उनसे भी जान की खतरा बता डाला। लोकसभा चुनाव के दौरान विधायक मिश्र कहते रहे कि वह सीएम योगी आदित्यनाथ के कहने पर सांसद रमेश चंद्र बिंद को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन खुद सांसद इससे इनकार करते रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका, मंत्री श्याम रजक हो सकते हैं आरजेडी में शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक कल यानी सोमवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बाद में वो जेडीयू छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल 17 अगस्त को उनका इस्तीफा तय माना जा रहा है। श्याम रजक के आरजेडी में शामिल होने के कयास पहले से ही लगाए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। श्याम रजक का नाराज होकर आरजेडी में शामिल होने की बात को बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के लिए झटका माना जा रहा है। बता दें कि श्याम रजक एक समय में लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। बिहार में श्याम रजक राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी थे। बताया जा रहा है कि श्याम रजक जेडीयू में अपनी अनदेखी से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। कई कोशिशों के बावजूद जब हालात नहीं बदले तो अंदर खाने से ये संभावना जताई जाने लगी थी कि श्याम रजक की फिर अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी में घर वापसी हो सकती है। श्याम रजक 2009 में राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और मंत्री बने। फिलहाल अब कहा जा रहा है कि बिहार में अहम दलित चेहरे के रूप में जाने जाने वाले श्याम रजक फिर राष्ट्रीय जनता दल में वापसी कर रहे हैं। जातिगत समीकरण के लिहाज से श्याम रजक का आरजेडी में लौटना नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए झटका माना जा रहा है। एलजेपी और जेडीयू के रिश्ते। श्याम रजक के नीतीश कुमार का साथ छोड़ने की बात ऐसे समय की जा रही है जब एनडीए की साझेदार एलजेपी की बिहार में जेडीयू से रिश्तों में खटास बढ़ती दिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान में टकराव बढ़ रहा है। दोनों दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, आरजेडी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने से पहले सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। आज दिन में प्रदेश सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले श्याम रजक के जेडीयू छोड़कर राजद में जाने की खबरों ने जहां सियासत गरमा दी, वहीं दोपहर बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर इस गर्माहट को और बढ़ा दिया है। राजद ने जिन 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है उनमें महेश्वर प्रसाद यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी शामिल हैं। इन तीनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर राजद
से निकाला गया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आलोक मेहता ने आज दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तीनों विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने की जानकारी दी। इन विधायकों में महेश्वर प्रसाद यादव गायघाट से, जबकि प्रेमा चौधरी पातेपुर से विधायक हैं। राजद की ओर से बताया गया कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर पार्टी के संविधान के तहत इन तीनों को राजद से निष्कासित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद ने कोरोना काल के दौरान बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना और बाढ़ जैसी आपदा के बीच अगर किसी ने जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को जाना है तो वह केवल तेजस्वी यादव हैं। राजद ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में अपराध चरम पर पहुंच चुका है। राजद शासन के दौरान बिहार अपराध के मामले में जहां 26वें स्थान पर था, वहीं आज देश भर में यह 23वें स्थान पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा, फैलाते हैं फेक न्यूज, नफरत। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। असल में फेसबुक के कर्मचारियों के हवाले रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। क्या है मामला? अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए, मुस्लिमों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने की भी धमकी दी थी, जिसका विरोध फेसबुक के कर्मचारी ने किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था। हालांकि कंपनी के भारत में बैठने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। अब फेसबुक की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फेसबुक पर उठे सवाल। इन रिपोर्टों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग पर सवाल किए। दिग्विजय सिंह ने रविवार को ट्वीट किया, मार्क जकरबर्ग प्लीज इस पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के समय अंकित दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का केंद्र सरकार पर तंज, रूस ने पेश किया आत्मनिर्भरता का पहला सबक, हम सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने रविवार को मोदी सरकार पर रूस के कोरोना वैक्सीन लॉन्च किए जाने को लेकर तंज कसा। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने रविवार को कहा कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करके पूरी दुनिया को आत्मनिर्भरता का सबक दिया, जबकि भारत सिर्फ अभी प्रवचन दे रहा है। वैक्सीन पर रूस की प्रशंसा करते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में संजय राउत ने लिखा कि यह सुपर पावर होने का संकेत है। राउत ने कहा कि भारतीय नेता रूस के मॉडल के उदाहरण का पालन नहीं करेंगे क्योंकि वे अमेरिका के साथ हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है। स्पुतनिक वी नामक वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति ने सुरक्षित और असरदार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी बेटी को भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। राउत ने कॉलम में लिखा, जब पूरी दुनिया रूसी वैक्सीन को असुरक्षित बताने पर तुली हुई है, तब पुतिन ने उसे अपनी बेटी पर लगवाकर देश के लोगों का विश्वास में लिया। उन्होंने लिखा, रूस ने दुनिया के सामने आत्मनिर्भर होने का उदाहरण दिया है, वहीं हम लोग आत्मनिर्भर पर सिर्फ उपदेश ही दे रहे हैं। संजय राउत ने महेंद्र नृत्य गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि क्यों पीएम मोदी, जिन्होंने महेंद्र गोपाल दास से राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान हाथ मिलाए थे, क्या वे खुद को क्वारंटाइन करेंगे? राउत ने कहा कि दिल्ली कभी भी इस तरह के आतंक के अधीन नहीं थी जितनी अभी कोरोना वायरस के समय है। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का योगी सरकार पर हमला, कहा स्मार्ट मीटर के चलते 4 गुना बढ़े बिजली बिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बिजली मीटर स्मार्ट है तो गलत कमांड के कारण जन्माष्टमी के दिन घरों में अंधेरा क्यों छा गया। प्रियंका गांधी का यह आरोप भी है कि यूपी में स्मार्ट मीटर की वजह से यूपी में कई लोगों के 4 गुना बिल आए हैं। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, बिजली मीटर स्मार्ट है क्या? जन्माष्टमी के दिन स्मार्ट मीटरों में गलत
कमांड ने लाखों घरों को अंधेरे में रखा। खबरों के अनुसार इन स्मार्ट मीटरों की वजह से बहुत लोगों के बिल 4 गुना आए हैं। यूपी सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर शोषण बंद करे और जांच कराकर नुकसान की भरपाई करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पिछले कई महीनों से योगी सरकार को निशाने पर लेती रही हैं। आपराधिक घटनाओं और कोरोना को लेकर उन्होंने कई बार यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बिजली बिल को लेकर अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, जनता कहती है यूपी में बिजली की दरें कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज और कॉमर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने और किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बढ़ते अपराधों पर आप सांसद ने योगी सरकार को फिर लिया आड़े हाथ। जी हां दोस्तों, समाज में वहम नस्यें फैलाने संबंधी विभिन्न मुकदमों का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर पलटवार करते हुए रविवार को कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार अपराधियों की तरह काम नहीं कर सकती। सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश के योगी राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल के भी अपने कुछ नियम होते हैं। यहाँ ना कोई नियम है, ना कानून और ना ही व्यवस्था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, आप ठोको नीति से सरकार चलाना चाहते हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अपराधियों की तरह काम नहीं कर सकती। उसे कानून के मुताबिक ही काम करना होता है। कानून का राज तब होता है जब आपकी समाज के अंदर एक विश्वसनीयता हो, और यह सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मुख्यमंत्री की पार्टी के 200 विधायक उनके खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे। आपकी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी ने कहा, लोकसभा की संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार सबके लिए होती है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। मैंने यह सवाल उठा दिया तो 5 जिलों में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए गए। उन्होंने कहा, मैं इन मुकदमों से कतई डरने वाला नहीं हूं और जो भी सच है वह लगातार बोलता रहूंगा। एक लोकतांत्रिक सरकार से यह कहना कि आप सबके लिए काम करिए, वह जाति का अपमान कैसे हो गया। गौरतलब है कि संजय सिंह पर एक जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोपों में लखीमपुर, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और ग्रेटर नोएडा के में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन पर समाज को बांटने और सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाला बयान देने का आरोप है। सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य लाने की बात करते हैं और कोई उनसे पूछे कि राम का आदर्श क्या था। श्री राम ने वानरों और भालू की सेना बनाकर रावण का नाश किया। श्री राम ने उन सभी को साथ लेकर लड़ाई लड़ी, कष्ट सहकर भी जनता को सर्वोपरि रखा। योगी जी राम राज्य की बात तो करते हैं, लेकिन सबके हित में काम नहीं करना चाहते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पत्नी डिंपल संग कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ कन्नौज पहुंचे। यहां उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 2022 विधानसभा चुनाव में जुटने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। उन्होंने कहा कि कन्नौज में एक बहादुर बच्चे ने अपनी जान की परवाह न किए बिना पानी में डूबती हुई एक बच्चे की जान बचाई। इस बच्चे की बहादुरी के लिए सपा द्वारा 25,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में बहादुरी का काम करने वालों को सम्मानित किया जाता था, सरकार आने पर फिर इनको सम्मानित किया जाएगा। कन्नौज जिले में किसानों के लिए सपा सरकार में बनाए जाने वाले विशिष्ट के निर्माण पूर्ण होने पर उन्होंने कहा कि सरकार की विशिष्ट मंडी का निर्माण पूर्ण कराकर उसकी जल्द किसानों के हित के लिए उसको शुरू करा देना चाहिए। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि इस सरकार में अपराध बेकाबू हो गया है। हर तरफ हत्या, अपहरण जैसी घटनाएं रोज हो रही हैं। शिवपाल सिंह यादव के सपा विलय बयान पर उन्होंने कहा कि वह पत्रकारों को नहीं बताएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के निशाने पर फेसबुक, व्हाट्सएप। भारत में नफरत फैलाने के खुलासे की जेपीसी जांच की मांग। जी हां दोस्तों, भारत में सत्ताधारी बीजेपी से मिली भगत कर व्यापारिक फायदे के मद्देनजर अपने प्लेटफॉर्म से नफरत फैलाने वाली सामग्री हटाने के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप सवालों के घेरे में है। खासतौर पर कांग्रेस के निशाने पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से हुए इस खुलासे के आधार पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित करते हैं। कांग्रेस ने इस मामले को चौंकाने वाला और दुखद करार देते हुए इसकी जांच के लिए जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि इन खबरों को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति फेसबुक का पक्ष जानना चाहेगी। इस मामले को देश में नफरत का माहौल फैलाने के साथ ही लोकतंत्र की जड़ों पर हमला बताते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग की है। अजय माकन ने कहा, संयुक्त संसदीय दल इस बात की जांच करे कि किस प्रकार से फेसबुक और व्हाट्सएप चुनाव में बीजेपी की मदद करने के लिए और घृणा का माहौल पैदा करने के लिए काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माकन ने कहा, इसके साथ इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि फेसबुक और व्हाट्सएप के
बड़े पदों पर बैठे कितने कर्मचारी हैं जिनके पुराने संबंध भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से है, जो बीजेपी सरकार की मदद से फेसबुक और व्हाट्सएप को धन दौलत का फायदा दिलवाना चाहते हैं और बदले में भारत के अंदर घृणा का माहौल कायम कर चुनाव में भाजपा को मदद करना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कांग्रेस ने फेसबुक की भारत में प्रमुख आंखी दास पर आरोप लगाया कि उन्होंने कथित तौर पर बीजेपी नेताओं की नफरत फैलाने वाली सामग्री पर कार्रवाई करने में रुकावट पैदा की और तर्क दिया कि मोदी की पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करने से फेसबुक के व्यापारिक हित प्रभावित होंगे। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या यह व्यापारिक हित व्हाट्सएप पे के लाइसेंस के लिए फेसबुक के आवेदन से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने दावा किया कि आंखी दास की नजदीकी रिश्तेदार रश्मि दास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप के एक बड़े अधिकारी शिवनाथ ठकराल बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार का काम कर चुके हैं। अमेरिका में फेसबुक के प्रमुख से हुई पूछताछ का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने मांग की, जब अमेरिका में फेसबुक पर आरोप लगे तब वहां सीनेट में फेसबुक के प्रमुख को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई थी। ब्राजील में भी इसी तरह से संसदीय जांच की गई। इसी तरह भारत में सरकार के आरोपों की जांच के लिए जेपीसी गठित करनी चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।